इलेवेंथ क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी डेट दी होगी वो डेट लिख देंगे, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वही अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है वही बनाएंगे आप। इसमें डेट का कॉलम नहीं बनेगा, एक बनेगा पर्टिकुलर्स, एक आपका अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ये कॉलम आपके ड्रॉ कर दिए जाएंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा? पर्टिकुलर, जहाँ हम आइटम पुटअप करेंगे। दूसरा होगा अमाउंट, फिर अगेन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। इधर की साइड आपको पता ही है क्रेडिट होती है और इधर की साइड डेबिट होती है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, यानी वो माल जो बिकने से रह गया और शुरू की डेट का है। यानी अगर 1 जनवरी को हमारी कोई डेट शुरू होती है, 1 जनवरी को हमारा अकाउंट शुरू होता है, तो 1 जनवरी को बचा हुआ माल ओपनिंग कहलाएगा और 31 दिसंबर को यानी लास्ट डेट में वो माल क्लोजिंग कहलाएगा। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता है। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद आता है परचेज। इसी फॉर्मेट में करना है। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ही लिखना है, ध्यान रखना। परचेज जो हमने माल खरीदा। अगर हमने कोई माल खरीद कर वापस कर दिया, मान लो कुछ कमी आई, तो परचेज रिटर्न आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस में होता है, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखिए ट्रायल बैलेंस में देखकर ये बनेगा। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना गया, अब ट्रायल बैलेंस को देख के ये बनेगा। ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम होगी यहाँ पुटअप होती जाएगी और कहाँ कौन सी पुटअप होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर आपका परचेस आता है, परचेस में परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। फिर हम ऐसा खर्चा लेते हैं जो खर्चा फैक्ट्री में होने वाला है। अगर फैक्ट्री में होने वाला खर्चा जाएगा ट्रेडिंग में और ऑफिस में होने वाला खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी खर्चा फैक्ट्री में होता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और जो भी खर्चा ऑफिस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ की फैक्ट्री है, तो शूज़ की फैक्ट्री में क्या क्या फैक्ट्री में होता है, तो जितना भी खर्चा फैक्ट्री में होता है तो सारा का सारा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। तो सारा का सारा खर्चा हमारा ट्रेडिंग में चला जाता है। ट्रेडिंग में कौन सा खर्चा आएगा? जो भी फैक्ट्री का होगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेस और परचेस रिटर्न यहाँ माइनस कर देंगे। फिर हम फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है, जैसे कोल, गैस एंड पावर। कोल, गैस कहाँ यूज़ होती है? फैक्ट्री में यूज़ होगी, तो यहाँ आ जाएगा। यानी हमारे एक्सपेंसेस आपको पता है, ये सारी एक्सपेंसेस इधर की साइड आनी है। अब अगर फैक्ट्री की एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में आ जाएगी और ऑफिस की एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो इनमें फैक्ट्री की एक्सपेंसेस सारी शो करेंगे, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। जैसे फ्रेट का मतलब भाड़ा कहाँ होता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में तो नहीं होता। फिर उसके बाद कैरेज, ढुलाई, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी जितना भी खर्चा होगा इधर की साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में। आपको पता ही है एक्सपेंसेस डेबिट होती है, जितना भी खर्चा होगा एक्सपेंसिव डेबिट में। लेकिन कौन सा खर्चा आएगा? जो फैक्ट्री में होता है, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया खर्चा होता है। मतलब फैक्ट्री में जो खर्चा होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारा खर्चा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, तो ये सारा खर्चा इसमें आ जाता है। क्लियर होगी बात? यानी यहाँ कौन सा खर्चा आएगा? ध्यान रखिए फैक्ट्री का खर्चा, जो किसी प्रोडक्शन वर्क से रिलेटेड हो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो भी खर्चा होगा इसमें आ जाएगा। जैसे वेजिस किसे कहते हैं? मजदूरी। ऐसे जितना भी खर्चा कोई फैक्ट्री में होने वाला एक्सपेंसेस है वो इसमें आ जाएगा। और इधर की तरफ आएगी हमारी 2 चीज़ें, एक तो आएगी सेल इनकम,
यानी हमारे माल बेच के कितना पैसा आया। अगर कोई सेल रिटर्न है एस डॉट आर यानी सेल रिटर्न है वो माइनस कर देंगे। और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ओपनिंग स्टॉक था शुरू की डेट में, और अगर वो 31 दिसंबर को उसी स्टॉक को बोला जाए तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर को स्टॉक पड़ा है तो क्लोजिंग, और 1 जनवरी को ओपनिंग। अगर 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह से हमारा ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आएंगे, जो फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे वेजिस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरिज, फ्रेट, कोल एंड गैस, पावर। तो यानी ये सारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, फैक्ट्री में हो रहे हैं। जो भी खर्चे फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चे हो रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने, कितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सी एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने को खर्चा होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन को बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में बन रहा है तो इसमें डायरेक्ट बनाने में लेबर लगेगी, इसका रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, इसमें जो फ्रेट लगेगी, लाने ले जाने का जो खर्चा होगा, यानी फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है उस सारा खर्चा हम इसमें दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो हम टोटल करते हैं। कल मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर लिखेंगे और ये सारा माइनस कर देंगे। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है यानी ये वाली साइड ज़्यादा है तो ये इधर लिखेंगे हम, दोनों तरफ लिखकर टोटल इधर का ज़्यादा होगा तो हम ग्रॉस लॉस, यानी या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ऐसे करके यहाँ क्रॉस में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस आता है तो यहाँ इधर की तरफ क्रॉस में चला जाएगा टू ग्रॉस लॉस। क्या लिख देंगे, ग्रॉस लॉस। अब यहाँ से जब हमारा ये टोटल हो जाता है उसके बाद जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है यानी डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, वो इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी खर्चा आएगा, लेकिन अब वो खर्चा आएगा जो ऑफिस में होता है, यानी जो खर्चा फैक्ट्री में होता है वो मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया। अब वो खर्चा हमें उठाना है जो इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली मतलब जो खर्चा बनने के बाद, किसी प्रोडक्ट के बनने के बाद जो खर्चा होता है उसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, यानी किसी की सैलरी देना। सैलरी कौन लेगा, जो क्लर्क होगा, जो ऑफिस में काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल रेंट, किराया दिया हमने, कमरे का किराया, हॉल का किराया, जो भी है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, ब्याज पे पैसे में हमें ब्याज देना पड़ रहा है। कोई लोन लिया, हमने इंटरेस्ट दिया। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट के बाद डिस्काउंट, हमने कोई माल ख़रीदा उस पर हमें डिस्काउंट मिला। यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये फैक्ट्री के खर्चे नहीं हैं, जो फैक्ट्री से बाहर के खर्चे हैं, यानी जो ऑफिस के खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट है यानी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट यूज़ होते हैं वो हमारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करो, जब भी कोई ऐसा खर्चा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट होता है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसिव कहते हैं, जो है उसे फैक्ट्री एक्सपेंसिव कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव कहते हैं या प्रोडक्शन एक्सपेंसिव कहते हैं। और जो खर्चा इनडायरेक्टली होता है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उसकी पैकिंग जो भी उसमें खर्चा हो रहा है तो उसे इनडायरेक्ट खर्चा कहते हैं। इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं, एक नया वर्ड आया डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन उसे कहते हैं, जैसे आपने को पता होगा आपकी एसेट होती है, एसेट घिसेगी तो घिस के उस पर खर्चा आएगा, कमी आएगी तो उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन ली मैंने 10 लाख की, अब 5 साल बाद वो 10 लाख की थोड़ी रह जाएगी। मान के चलिए 5 साल बाद वो 1.5 लाख रुपए कम हो गए, तो 1.5 लाख रुपए जो कम हो गए उसे ही डेप्रिशिएशन कहते हैं। यानी एसेट की वैल्यू में होने वाली कमी कुछ समय बाद पूरे होने के बाद या यूज़ करने के बाद एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। किसकी वैल्यू में कमी, डेप्रिशिएशन एक तरह का हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, तो वो कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसका किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, वो सारा इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स। बैड डेट्स किसे कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं मान लो हमने किसी को उधार माल बेचा और उसने पैसा देने से मना कर दिया
और हमारा पैसा डूब गया। जितना पैसा हमारा डूब जाता है उसे हम बैड डेट्स कहते हैं, यानी मरा हुआ पैसा। किसी को उधार माल बेचा और जिसे बेचा उसने कुछ पैसा देने से मना कर दिया, जितना पैसा उसने देने से मना कर दिया। एक तो हम उसे खुद कह रहे हैं कि मत दे, तो उसे बोल देंगे डिस्काउंट, लेकिन अगर वो देने से कहने के बाद भी देने से मना कर रहा है तो उसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स बोलते हैं मरा हुआ पैसा। जब भी मैं बैड डेट्स की बात बोलूँगा तो समझ लेना जो पैसा हमारा मर गया है, किसी से लेना था वो पैसा हमारा मर गया है। इस तरह से कमीशन, किसी को माल बेचा उसमें कमीशन हमें देना पड़ गया तो कमीशन खर्चा हो गया। यानी कोई भी खर्चा जो इनडायरेक्टली है वो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया और रेंट हो गया, तो ये सारे के सारे खर्चे कहाँ आ जाते हैं? ऑफिस में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। जब भी मैं ऑफिस का खर्चा बोल लूँ तो समझ लेना वो खर्चा बोल रहा हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इधर की तरफ अगर हमारी कोई इनकम हो रही है, सेल को छोड़ो, सेल वाली इनकम तो यहाँ आ जाएगी। सेल के अलावा भी अगर हमारी कोई इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। जैसे हमने किसी से ब्याज लिया, यहाँ तो ब्याज दिया था, यहाँ ब्याज लिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड लगा दिया मैंने इसके आगे, जो मिला, पेड वाला ब्याज इधर आ जाएगा। और जैसे रेंट रिसीव्ड, ये रेंट पेड वाला था और ये हमें किसी से रेंट मिला, किराया मिला। यानी अगर हमें किसी से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो इनकम होगी, जाहिर सी बात है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। आपने एंट्री के रूल में देखोगे इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। एक्सपेंस दो तरह की होती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जो डायरेक्ट होती है, और जो डायरेक्ट होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री का खर्चा होता है। जो इनडायरेक्ट होती है जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है उसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। अब जैसे कमीशन रिसीव्ड, अब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाएंगे? ये हम कैसे बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस में से देख के। आपको क्वेश्चन में पेपर में ट्रायल बैलेंस दिया होगा बनाया, उस ट्रायल बैलेंस से देखकर आपको आइटम उठानी है। आपको ये देखना है कि कौन सा आपका इधर की साइड में आएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कौन सा इधर से आएगा, कौन सा इधर। ये आइटम लिख रहा हूँ, कौन कौन सा पॉइंट इधर आता है, कौन कौन सा पॉइंट इधर आता है, इसे एक बार लर्न करना और समझना है। ये सारे खर्चे आते हैं, इसका मैं पूरा फॉर्मेट इमेज पूरी सेंड कर दूँ कि कौन कौन से खर्चे इधर आते हैं और कौन से खर्चे इधर आते हैं। सिंपल सी बात है, हमें ये देखना जो भी खर्चा लग रहा है कि फैक्ट्री में हो सकता है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, और जो भी खर्चा ऑफिस में लगता है वो इधर आ जाएगा। और ध्यान रखिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेज आता है, फिर परचेज रिटर्न आता है। उसके बाद आप खर्चों को ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे ऊपर कर सकते हो, लेकिन स्टेप यही पहले बैठते हैं। पहले ओपनिंग आता है और देखिए सेल आता है, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा टोटल होने के बाद इसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं, जो खर्चे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे क्वेश्चन आता रहेगा मैं बताता रहूँगा, उसका पूरे खर्चे मैं आपको सेंड कर दूँगा कि कौन कौन से होते हैं। बस इतना याद रखना है, जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं यानी अनप्रोडक्टिव होते हैं, जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाने में यूज़ नहीं होते, वो सारे खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट यूज़ होते हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इस तरह से हमारा ये टोटल, हम दोनों तरफ का टोटल कर देंगे, कर दिया हमने टोटल। और अगर मैंने आपको बताया था अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट एनपी। और अगर डेबिट साइड का खर्चा ज़्यादा हो गया, जाहिर सी बात है लॉस हो गया। इधर का ज़्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा, नेट लॉस। क्या हो जाएगा? नेट लॉस। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाता है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। नेट प्रॉफिट जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और नेट लॉस जब डेबिट साइड ज़्यादा है। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की इधर की साइड कहलाती है लायबिलिटीज, ITIES, और ये अमाउंट होती है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ध्यान रखिए। और ये एसेट होती है, इधर की साइड क्या होती है? एसेट अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता बैलेंस शीट में। एक साइड लायबिलिटीज़ कहलाती है, एक साइड एसेट, एक साइड कहलाती है एसेट। तो मैंने आपको कल बताया था इधर की साइड लायबिलिटीज़, इधर की साइड। सबसे पहले हम क्वेश्चन में कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकल के आया, क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट, तो इसके साथ प्लस कर देंगे। और अगर नेट लॉस निकल के आता है, दोनों में से एक चीज़ निकल गई तो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। नेट लॉस निकल गया तो माइनस कर देंगे। अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला, कहने का मतलब है ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के पर ड्राइंग, अगर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दी है तो ड्राइंग माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। ड्राइंग क्या हो जाएगी? माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। इसका ध्यान रखिए कौन सी चीज़ इसमें कैपिटल के साथ प्लस होती है, कौन सी चीज़ माइनस होती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? माइनस, यानी पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला था उस पर जो ब्याज लग रहा था वो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें प्लस होती है और कौन सी चीज़ें माइनस होती है, तो ये नोट डाउन करिएगा। फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, यानी जितनी भी लायबिलिटीज इधर आ जाएगी। जब किसी उधार माल खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स हो गए। लोन, हमने बैंक से लोन लिया। प्रोविज़न, यानी किसी के पीछे प्रोविज़न लिखा हुआ है या फिर फंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फंड। तो वो सारा का सारा क्या आ जाता है? लायबिलिटी साइड में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? लायबिलिटी साइड में आ जाता है। क्लियर हो गया? कोई भी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी वो एक्सपेंसेस जो अभी हमने पेड नहीं की, पेड करनी रह गई, उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जो खर्चा अभी हमने पेड नहीं किया, खर्चा पेड करना लगी, पेड करने से रह गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये वो इनकम होती है जो हमें एडवांस में मिल जाती है। यानी मैंने कोई काम नहीं किया लेकिन वो हमें एडवांस मिल गया। अब ये बताइए, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मेरी लायबिलिटीज़ बनी रहेगी जब तक मैं वो काम ना करूँ। तो अनएक्रूड इनकम लायबिलिटीज़। और आउटस्टैंडिंग में जो मैंने खर्चा अभी तक पेड नहीं किया, मेरे पे खर्चा हो चुका है और वो मैंने अभी तक पेड नहीं किया कैश में, तो वो आउटस्टैंडिंग, तो ये लायबिलिटीज़ बन गई। तो जो लायबिलिटीज़ हमारी तो जो हमें एक टाइम के अंदर चुकानी है या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है हमारी लायबिलिटीज़ होती है। लोन, क्रेडिटर, प्रोविज़न, फंड, तो ये सारी हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं। अब एसेट की साइड आपको सब पता ही है क्या होता है, जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कैश खुद हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होती है। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी एसेट होती है। मशीन होगी, मशीन भी एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब हम किसी दूसरे के बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अपने बिजनेस कैसे लगाते हैं? एसेट होता है। अपने बिजनेस में ऐसा लगाते हैं कैपिटल होता है और दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा डेटर हो गया, जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो क्या कहलाता है? डेटर। और ख़रीदने पे क्या होता है? क्रेडिटर, किसी से उधार माल खरीदने पर। क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यानी जो आखिरी में बचा हुआ माल है डेट की आखिरी में वो इधर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से, एक इधर। तो इस तरह से हमारी सारी एसेट इधर की तरफ आ जाएगी। जो भी एसेट क्वेश्चन में दी हो, चाहे वो लैंड दिया और भी दी होंगी, यानी आपको पहचानना है एसेट। एसेट आप पहचानते हो जिसे हम कैश में करना है, लायबिलिटीज जो एक टाइम के अंदर। तो ये सब करने के बाद हमारा दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। ध्यान रखिए दोनों तरफ का टोटल इक्वल होगा, यानी इधर का टोटल जितना होगा उधर इधर का टोटल होगा। इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। यानी बैलेंस शीट यानी जितनी लायबिलिटी साइड होगी उतनी ही एसेट साइड होगी। अगर इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज और एसेट में अंतर आ गया, यानी टोटल में कहीं मेंशन बराबरी नहीं हो रही है, तो हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सोल्व करने में गलती कर रखी है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, अच्छी तरह समझिए। कल से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बाय 11th क्लास।